करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों ने कल सब लोगों को ये बात पता ही चल गई होगी कि सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की आपकी एग्ज़ाम की डेट लगभग तय हो गई है कि आपके फरवरी माह के दूसरे सप्ताह में आपके पेपर कराए जाने हैं। तो प्लीज़ आप लोग अपनी स्टडी में थोड़ा सा तेज़ी और ला दीजिए क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। आज डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर वाले छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हम लेकर आए हैं। अगर आपने सिर्फ इस क्लास को देख लिया तो आप अपने आने वाले साइंस के सब्जेक्ट में आसानी से 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और आप लोग ये बात अच्छे से जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा बैक आपकी साइंस और मैथ में ही लगती है। तो प्लीज़ इन विषयों पर आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए। और सारे सेमेस्टरों में अगर पूछा जाए आपके लिए सबसे सेमेस्टर कौन सा महत्वपूर्ण है तो आपका फोर्थ सेमेस्टर है। इसमें किसी भी प्रकार की आप लोगों की बैक नहीं लगना चाहिए। तो आप लोग थोड़ा ध्यान देकर स्टडी आज से करना चालू कर दीजिए। और हम आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हम आपको सॉल्व करा रहे हैं अपने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से, कोशिश करके आप उनको ज़रूर देख कर जाइए। क्योंकि अब अगर आपने पिछले 5-6 साल के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर लिया अच्छे से तो आपको अच्छे नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप आसानी से 90% नंबर प्राप्त कर सकते हैं अगर आपने पिछले 5 सालों को पेपरों को अच्छे से पढ़ लिया, उनको रिवाइज कर लिया, बस उतने से ही आपका काम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस क्लास में आपके 90 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उन्हीं 90 में से आपके 5 क्वेश्चन 100% आपको आने वाले पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। कह रहे जैव विकास की प्रामाणिकता के संदर्भ में बहुचर्चित वैज्ञानिक आपके कौन है। तो याद रखना आपके बहुचर्चित वैज्ञानिक आपके दोनों हो जाएंगे, लेमार्क और डार्विन, ये दोनों आपके, ठीक है, जैव विकास के संबंध में बहुचर्चित वैज्ञानिक थे। तो इसका ऑप्शन आपका सा बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा कहता है जैव विकास के अंतर्गत जीवों की संरचना में समानताएं हैं। कौन कौन सी समानताएं होती हैं तो चलिए इसको भी देखते हैं। समरूप होते हैं तथा समजात, ये दोनों होते हैं। तो इसका भी ऑप्शन आपका आ तथा बा दोनों सही हो जाएगा। आगे देखते हैं प्राकृतिक चयनवाद किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। तो याद रखना किसने प्रतिपादित किया था, तो ये आपके डार्विन ने प्रतिपादित किया था। आगे देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के अजैविक घटक हैं। कौन कौन से अजैविक घटक हो जाएंगे तो आपके ये सभी हो जाएंगे, कार्बनिक, अकार्बनिक, जलवायु, ये आपके सभी हो जाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के जैविक घटक आपके कौन कौन से। तो याद रखना जैविक घटक भी आपके ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। एक सरल आहार श्रृंखला के स्तर कौन सा होता है तो देखते हैं कौन सा स्तर होता है एक सरल आहार श्रृंखला का। तो याद रखना ये आपका स्तर हो जाएगा, उत्पादक भी होता है, प्राथमिक उपभोक्ता भी होता है और द्वितीयक उपभोक्ता भी। तो यानी ये सभी। एक घास स्थल में खाद्य श्रृंखलाएं देखी जा सकती हैं। तो आप जब इसके चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो देखा जाए तो सभी तरीके से खाद्य श्रृंखलाएं आपकी देखी जा सकती हैं। तो इसका भी ऑप्शन ये सभी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं जैव विकास को प्रमाणित किया जा सकता है। किस तरीके से प्रमाणित किया जा सकता है तो याद रखना जीवों की तुलनात्मक शरीर की रचना के द्वारा भी, शरीर क्रिया के विज्ञान के द्वारा और आनुवंशिकी के द्वारा, यानी उपयुक्त सभी के द्वारा। आगे देखते हैं जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किन 2 सिद्धांतों का समीकरण है। तो देखते हैं किन 2 सिद्धांतों का आपका समीकरण हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा डार्विनवाद एवं डी ब्रीच के उत्परिवर्तन सिद्धांत का जो है ये आपका समीकरण हो जाएगा जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत, ठीक है। तो 9 का भी सा आपका राइट जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं फिलॉसफी जूलॉजिक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक आपके लेमार्क जी हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं लेमार्कवाद के जो आपके लेमार्कवाद का आधार अगर आपसे पूछा जाए क्या है, ये आपके 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका आधार जो आपके हैं क्या हो जाएगा, तो इसका आधार आपका हो जाएगा उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखना। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था तो ये आपके उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है आपके हुगो डी ब्रीज ने दिया था। उत्परिवर्तन का कारण क्या है तो इसका कारण आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जीन परिवर्तन हो जाएगा। आगे देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष में किया गया था। तो याद रखना इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आपके 1935 में। खनिज पाए जाते हैं तो खनिज कहाँ पाए जाते हैं तो याद रखना ये आपके तीनों जगह पर, पृथ्वी के तल पर, समुद्र में, भूपर्पट्टी यानी उपयुक्त सभी में, उपरोक्त सभी में। आगे देखते हैं 16 निम्नलिखित वस्तुओं में कौन सी वस्तु संचारित हो सकती है। तो संचारित कौन सी वस्तु हो सकती है तो इसको भी समझते हैं। तो याद रखना
खुले स्थानों पर रखी लोहे की छड़ जो है ये आपकी संचारित हो सकती है, तो 16 का द बिल्कुल सही हो जाएगा। बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो याद रखना ये आपका एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा। बॉक्साइट अगर आपसे पूछा जाता है किसका अयस्क है तो आपके एल्युमिनियम का हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, कौन सी सांद्रण विधि नहीं है इन चारों में से, तो याद रखना सांद्रण विधि जो आपकी निस्तापन नहीं है, बाकी सारी विधियां आपकी कैसी हैं, सांद्रण विधि हो जाएंगी। परावर्तनी भट्ठी के भाग आपके कौन से हैं अगर पूछा जाता है तो परावर्तनी भट्ठी के भाग आपके इस तीनों हो जाएंगे, अग्निस्थान, चिमनी, भट्ठी का तेल, भट्ठी का तल, तो यानी ये सभी हो जाएंगे। परावर्तनी भट्ठी में भर्जन करते हैं, तो भर्जन किस प्रकार करते हैं, तो याद रखना इसका भी आपका राइट जवाब तीनों तरीकों से करते हैं भर्जन को, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। धातुएं होती हैं उष्मा की क्या होती हैं, सुचालक कुचालक क्या होती है, तो याद रखना धातुएं जो होती हैं आपकी उष्मा की ये सुचालक होती हैं। ये भी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, धातुएं होती है उष्मा की सुचालक। आगे देखते हैं, धातुओं का भौतिक गुण है, तो धातुओं का भौतिक गुण आपके कैसा होता है, तो याद रखना चमकदार सतह, आघात वर्धनीयता और कठोरता, यानी ये सभी। अयस्क के रूप कैसे होते हैं, तो अयस्क के रूप आपके किस तरीके के हो जाएंगे, तो ये भी आपके अयस्क के रूप अगर आपसे पूछा जाता है किस तरीके से होते हैं तो याद रखना यहाँ पे ऑक्सीकृत अयस्क होते हैं, हैलाइड भी होते हैं, तो आ तथा बा दोनों सही हो जाएंगे। खनिजों के रूप इसमें से कौन है, तो खनिजों के रूप भी आपके देखा जाए तो ये तीनों होते हैं, धात्विक खनिज भी होता है, अधात्विक और खनिज ईंधन भी, यानी इसका भी ऑप्शन आपका ये सभी सही हो जाएगा। पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों में मिश्रित अशुद्धियों को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, मिश्रित अशुद्धियों को हम लोग आधात्री कहते हैं, ठीक है। धातु निष्कर्षण की विधि आपकी कौन सी हो जाएगी, तो ये आपकी सारी विधियां हो जाएगी, आसवन, खरपड़ और द्रवण, ये सारी विधियां आपके धातु की निष्कर्षण की विधियां हो जाएंगी। आगे देखते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन कहता है पीतल में होते हैं, तो पीतल में आपके क्या होते हैं, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। Cu तथा Zn होते हैं पीतल में। कॉपर पाइराइड का अगर आपसे सूत्र पूछा जाए क्या होता है, तो याद रखना CuFeS2, ये आपका कॉपर पाइराइड का सूत्र हो जाएगा। आगे देखते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है मेंडलीफ की आवर्त सारणी के लाभ आपके कौन कौन से, तो याद रखना इसके सारे लाभ सही हैं। सही परमाणु भार ज्ञात करने में भी सहायक है, नए तत्वों की खोज में भी सहायक है, तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधाजनक भी है, तो यानी ये सभी हो जाएगा इसका सही। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या आपकी कितनी है, तो याद रखना आवर्तों की कुल संख्या आपके आवर्त कितने 7 हैं। किसी लघु आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों के हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता बढ़ती है, घटती है या एक समान रहती है, तो याद रखना ये भी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका जो आपका राइट जवाब हो जाएगा तो ये हो जाएगा, पहले 1 से 4 तक तो बढ़ती है, फिर 4 से 1 तक घटती है, तो 31 का द बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, कह रहा है किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की, तो बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की जो है ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति घटती जाती है। किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर क्या होता है, तो ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर आपको क्या होता है, धात्विकता जो है बढ़ती जाती है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक दोष क्या है, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। एक दोष जो है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ये है, सर्वथा भिन्न गुणों वाले तत्व एक ही समूह में स्थान में पाए गए हैं, यही एक इसके दोष है प्रमुख मेंडलीफ की आवर्त सारणी का। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, ये लोग आप लोग ये बात अच्छे से जानते होंगे, विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन कहते हैं शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है, तो याद रखना किस पदार्थ की छड़ वो होती है, वो आपके कार्बन की छड़ होती है। किस सेल को पुनः अवशोषित किया जा सकता है, तो याद रखना आपके सीसा संचायक सेल को पुनः अवशोषित किया जा सकता है। वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर के द्वारा हम लोग किस चीज़ को मापते हैं, तो याद रखना दो बिंदुओं के बीच विभवांतर जो होता है उसको हम लोग वोल्ट मीटर के द्वारा मापते हैं। प्राचीन काल में चुंबक का उपयोग नाविक करते थे, किस तरीके से नाविक करते थे चुंबक का उपयोग, तो याद रखना पवन की दिशा को ज्ञात करने में। फिर कह रहे चुंबक के गुण आपके कौन कौन से होते हैं, तो चुंबक के गुण इसमें से आपके दोनों हो जाएंगे, देशिक गुण होगा और एक लौ चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर खींचना तथा, इसका मतलब आ तथा बा दोनों सही हो जाएंगे। चुंबकीय पदार्थों को चुंबकित किया जा सकता है, 41 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, तो याद रखना किस तरीके से चुंबकित किया जा सकता है, तो स्पर्श विधि द्वारा और विद्युत प्रवाह विधि द्वारा, यानी आ तथा बा दोनों के द्वारा। चुंबक के प्रकार आपके कौन कौन से होते हैं, तो याद रखना चुंबक आपकी दोनों प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक, तो इसका भी आ तथा बा दोनों सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं
चुंबक का प्रभाव अधिक दिनों तक बनाए रखा जा सकता है, तो किस तरीके से बनाए रखा जा सकता है? तो इन तीनों चीज़ों की तरीके से चुंबक को गर्म नहीं करना चाहिए, चुंबक को ठोकना पीटना नहीं चाहिए और दो चुंबकों को रगड़ना नहीं चाहिए। तो यानी उपरोक्त सभी के द्वारा एबोनाइट की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ हो जाती है। किस तरीके की छड़ हो जाएगी? ये आपकी ऋण आवेशित छड़ हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं 45 नंबर। आवेश कितने प्रकार का होता है? तो आवेश आपका दो प्रकार का होता है। चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। चुंबक द्वारा क्या आकर्षित होता है? तो याद रखना, लोहे का बुरादा आपका आकर्षित होता है किसके द्वारा? चुंबक के द्वारा। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है चुंबकीय प्रभाव का जो आपका चुंबकीय प्रभाव है आर पार नहीं निकल पाता है। किससे आर पार नहीं निकल पाता है? तो याद रखना, ये आपके लोहे की चादर से आर पार नहीं निकल पाता है। आगे देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अनुचुंबकीय पदार्थ आपका कौन सा हो जाएगा? तो याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अचुंबकीय पदार्थ आपका इसमें से जो है ये आपका सोना हो जाएगा, जो आपका अचुंबकीय है। दैनिक जीवन में प्रायः कितने प्रकार की विद्युत धारा का प्रयोग होता है? तो याद रखना, दैनिक जीवन में जो है हम लोग दो प्रकार की विद्युत धारा का प्रयोग करते हैं। सेल के प्रकार हैं। सेल के प्रकार आपके कौन कौन से हो जाएंगे? तो एक प्राथमिक सेल, एक द्वितीयक सेल, यानी आ तथा बा दोनों। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग हम लोग किस में करते हैं? तो याद रखना, इसके प्रभाव का उपयोग हम लोग फ्यूज में करते हैं। आगे देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, रुधिर कणिकाएं आपकी कैसी होती हैं? तो ये आपकी रुधिर कणिकाएं जो होती हैं ये आपकी तीनों की जैसी होती हैं, जैसे लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिकाएं और रुधिर प्लेटलेट्स। तो इसका ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। फिर कह रहे हैं लाल रुधिर कणिका का जीवन काल होता है, तो कितना जीवन काल होगा लाल रुधिर कणिका का? तो याद रखना, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो जो लाल रुधिर कणिका का आपका जीवन काल हो जाएगा वो आपका 127 दिन हो जाएगा। मनुष्य के रुधिर में प्रोटीन पदार्थ होते हैं, तो किस तरीके के प्रोटीन पदार्थ होते हैं? तो 54 का आपका जो राइट जवाब हो जाएगा इसमें से, ये भी आपका आ तथा बा प्रतिजन और प्रतिरक्षी दोनों होते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है किस प्रकार का रुधिर बैंक में रखा जाता है? तो याद रखना, किस प्रकार का जो रुधिर होता है रुधिर बैंक में रखा जाता है? तीनों तरीके का। विषाणु से मुक्त भी रखा जाएगा, जीवाणु से मुक्त और प्रोटोजोआ से मुक्त, यानी उपरोक्त सभी प्रकार का। रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम क्या होता है? तो ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो याद रखना प्लेटलेट्स। आगे देखते हैं मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो याद रखना, किसने की थी मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम आपके? तो ये आपके की थी, आपका 57 का जो राइट जवाब हो जाएगा ये आपके लॉर्ड लेडिस्टिनर ने की थी। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसके कारण रुधिर का रंग लाल होता है? तो रुधिर का रंग जो है आपके लाल किसके कारण होता है? तो ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ये आपके हीमोग्लोबिन के कारण जो है रुधिर का रंग आपके कैसा होता है? लाल होता है। रक्त को कितने वर्गों में बांटा गया अगर आपसे पूछा जाए? तो याद रखना, ये आपके 4 वर्गों में बांटा गया है। ओ रक्त वर्ग क्या होता है? तो जो आपका ओ रक्त वर्ग होता है ये आपका सर्वदाता होता है। रक्त की संरचना के मुख्य अवयव क्या है? तो याद रखना, मुख्य अवयव आपके कौन से हो जाएंगे? दोनों हो जाएंगे, रक्त कणिकाएं और रुधिर प्लाज्मा आ तथा बा दोनों। आगे देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, रक्त के कार्य आपके कौन से हो जाएंगे? तो रक्त के कार्य भी आपके सारे हो जाएंगे, हार्मोन्स का सम्मान, पोषक पदार्थों का सम्मान और तापक्रम में नियमन, यानी उपरोक्त सभी। भारत में एनीमिया के कारण क्या है? तो एनीमिया के कारण आपके भारत में कौन से हो जाएंगे? तो ये तीनों हो जाएंगे, गरीबी, अज्ञानता, गंदा रहन सहन, यानी उपरोक्त सभी। आरबीसी का जीवन अवधि कम हो जाती है, किस वजह से आरबीसी की जीवन अवधि आपकी कम होती? 2021 आपके पेपर में पूछा गया। तो याद रखना 64 का आपका राइट जवाब हो जाएगा थैलेसीमिया। थैलेसीमिया के कारण जो है आरसीबी की जीवन अवधि आपकी कम हो जाएगी। आगे देखते हैं रक्त का थक्का बनाने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, किस वजह से धीमी हो जाती है? तो ये भी आपके हीमोफीलिया में जो है रक्त का थक्का बनाने की प्रक्रिया आपकी धीमी हो जाती है। फिर 66 नंबर क्वेश्चन आपसे कहते हैं WBC कम हो जाती है, तो WBC किस में कम हो जाती है? तो याद रखना, ये आपके श्वेत कण कोशिका हीनता में कम हो जाती है। लीवर सिरोसिस रोग का कारण क्या है? तो इसका कारण आपका प्रमुख हो जाएगा इनमें से हीमोफीलिया। फिर आपसे कह रहा है एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एड्स का पूरा नाम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम आपका हो जाएगा। बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व एड्स दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो याद रखना, विश्व एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। सर्वप्रथम एड्स वायरस कब देखा गया था? तो याद रखना, ये आपके सर्वप्रथम कब देखा गया था? तो ये आपका देखा गया था
1981 में देखा गया था। HIV से प्रभावित होने वाली कोशिका का नाम क्या है? तो इस कोशिका का आपके जो नाम हो जाएगा वो आपका हो जाएगा T4। एड्स के उपचार की औषधि कौन सी है? तो याद रखना इसके उपचार की आपकी औषधि हो जाएगी जाइडोउडाइन। आगे देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। एड्स की सिरमी जांच के लिए उपयुक्त प्रमुख परीक्षण आपका कौन सा है? तो याद रखना प्रमुख परीक्षण आपका हो जाएगा एलिसा किट। आगे देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एड्स से बचने की सावधानियां आपकी कौन सी हैं? तो याद रखना इससे बचने की आपकी सावधानियां ये सारी सही हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। 1984 में किस वैज्ञानिक ने HIV का आविष्कार किया था? तो किस वैज्ञानिक ने किया था? तो याद रखना इनका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, रॉबर्ट C गेलो। किस सेल का पुनः अवशोषित किया जा सकता है? तो अभी आपको इससे पहले भी हमने बताया था सीसा संचायक सेल को पुनः अवशोषित किया जा सकता है। प्राथमिक उपचारक में कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो प्राथमिक उपचारक में आपके याद रखना कौन कौन से गुण होने चाहिए। ये सारे गुण आपके लिए महत्वपूर्ण है प्राथमिक उपचारक के लिए। प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया था, किसने किया था प्रतिपादित? तो याद रखना डार्विन ने प्राकृतिक चयनवाद को प्रतिपादित किया था, 2016 में पूछा गया। अब सारे क्वेश्चन आपको पेपर में जो आए हुए हैं वो मिलेंगे, तो प्लीज़ आप लोग इनको स्किप ना करना, वीडियो को देखते रहिए। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में सांद्रण विधि नहीं है, कौन सी सांद्रण विधि नहीं है? तो अभी आपको इससे पहले भी बताया था, तो याद रखना सांद्रण विधि आपकी इसमें से निस्तापन विधि नहीं है। कांच की छड़ को रेशम में रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाता है, किस प्रकार का आवेश आ जाता है? तो याद रखना ये आपका इसमें धन आवेश आ जाता है। आगे देखते हैं आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तो क्या होता है? तो याद रखना ऊपर से नीचे जाने पर धात्विकता बढ़ती जाती है। रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम क्या है? तो याद रखना ये आपका नाम उसका प्लेटलेट्स है जो रुधिर का थक्का बनाने। एलिसा परीक्षण आपका कौन सा है? तो एलिसा परीक्षण आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो याद रखना एड्स आपका एलिसा परीक्षण हो जाएगा। ग्लेना किस धातु का अयस्क है? तो गेलेना जो आपका है ये लेड धातु का अयस्क हो जाएगा। 84 का आपका बा बिल्कुल सही हो जाएगा। वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है? तो याद रखना क्या बनेगा? तो इससे बनेगा आपका पारिस्थितिकी तंत्र। वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से आपका पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। फिर आपसे पूछ रहा है शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है? तो याद रखना किस पदार्थ की छड़ वो होती है आपकी? तो वो आपके कार्बन की होती है। रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम आपसे फिर से पूछा गया, तो प्लेटलेट्स हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं, तो दिष्ट धारा का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? तो आपके टार्च में हम लोग करते हैं। फिर आपसे पूछ रहा है पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी को हम लोग क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो युग लीना कहते हैं, पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी को हम लोग युग लीना कहते हैं। आगे देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। लास्ट क्वेश्चन है 3 बजे। चुंबकीय पदार्थ है, तो चुंबकीय पदार्थ आपका कौन सा हो जाएगा इसमें से? लोहा आपका हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण किस में होता है? तो याद रखना ये आपके कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण 2018 में पूछा गया। फिर कह रहा है विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है? तो याद रखना ये आपके तंतु किस धातु का? टंगस्टन का बना होता है। इतने ही क्वेश्चन थे आपकी क्लास में, और इन्हीं 92 क्वेश्चनों में से आपके पेपर में क्वेश्चन यहीं से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जरूर। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।